दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस का मॉडल सेट 3। दोस्तों विज्ञान का हम लोग तीसरा मॉडल सेट देखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं और इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में बताएं कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। दोस्तों इसी के आधार पर हम अगला मॉडल सेट 4 लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि CO2 एक है, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवण है या फिर अनिश्चित है, यानी कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए CO2 गैस है, वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। दोस्तों कहता है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। देखिए ये प्रश्न दो तरीका से पूछा जा सकता है। देखिए एक कहता है कि धातु के ऑक्साइड, तो जब धातु का ऑक्साइड कहेगा तो हो जाएगा क्षारीय, धातु का ऑक्साइड होगा जाएगा क्षारीय। और यहाँ पर पूछा गया क्या? अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगर धातु का पूछेगा तो क्षारीय और अधातु का पूछेगा तो अम्लीय, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है कि कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, उसका देखिए इसका फॉर्मूला दिया गया है CuFeS2, यानी कि जो कॉपर पाइराइट है यह अयस्क है, यानी कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तो देखिए इसमें क्या है? कॉपर है। देखिए कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। तो कॉपर पाइराइट है वो किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ पर होता है? एनोड पर होता है। कहाँ होता है? एनोड पर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो एनोड पर होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसको हम कल बता चुके हैं। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दोस्तों संतृप्त यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इसमें भी पूछता है असंतृप्त और संतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो देखिए संतृप्त कहेगा अगर एल्केन का कोई तत्व होगा, यानी कि एल्केन समूह का कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो वह संतृप्त होगा। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अगर इस ग्रुप का कोई हाइड्रोकार्बन होगा तो वो कैसा होगा? संतृप्त होगा। और बाकी एल्किन और एल्काइन का होगा वो असंतृप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी को चेक कीजिए, आप लोग बारी बारी से सबको चेक कीजिए। देखिए C4H10 है, मतलब कि 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि क्या हो गया? ऑप्शन डी है वो क्या है? कैसा है? सैचुरेटेड है, यानी कि संतृप्त है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को आपको समझकर बनाना है, रटना नहीं है। चलिए उसके बाद आइए छठा प्रश्न। देखिए कहता है कि हीरा एवं ग्रेफाइट। दोस्तों हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? तो यह दोनों कार्बन का एक अपरूप है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन का एक अपरूप है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। दोस्तों अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अल्कोहल। और अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। अभी क्रियाशील मूलक OH होता है अल्कोहल का। तो देखिए देखेंगे कि OH किस में है? तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है OH। उसके बाद देखिए सी में देखिए COOH है, ये क्या होता है? अम्ल का होता है। उसका CHO ये अल्डिहाइड का होता है और NH2 ये अमीन का होता है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+OH। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां प्रश्न कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। दोस्तों सहसंयोजी यौगिक कौन है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में मीथेन यानी कि CH4, उसके बाद बी है NaCl, सी है CaCl2 और डी है Na2O। तो दोस्तों जो मीथेन होता है वो सहसंयोजक यौगिक है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा CH4। चलिए उसके बाद देखें अगला प्रश्न, कहता है कार्बन क्या है। दोस्तों कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और कार्बन का संयोजकता कितना होता है, देखिए कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं और इसका 4 संयोजकता होता है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन का संयोजकता कितना है, तो कार्बन का 4 संयोजकता होता है और यह क्या है, एक अधातु है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी कि लीस्ट काउंट है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कहता है कि 1 वोल्ट मीटर है, तो मान लीजिए कि वोल्ट मीटर का जो स्केल है वो कुछ इस तरह से है। देखिए वोल्ट मीटर का स्केल है वो कुछ इस तरह से है और यहाँ पर क्या है, इसमें पॉइंटर लगा हुआ है। देखिए तक देखिए इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये 0 वोल्ट है और यहाँ पर 1 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर 2 वोल्ट है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट है। अब देखिए समझिए, तो कहता है कि 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0 से 1 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में इसमें 20 डिवीजन है, यानी कि 20 भागों में बांटा गया है। तो यही पूछा गया है कि इसमें जो एक डिवीजन होगा वो कितना वोल्टेज को मापेगा, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सीधे हम लोग 1 में 20 से भागा दे देंगे। 1 में 20 से हम लोग भागा देंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 में 20 से भागा दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, तो 1 में जब 20 से भागा दीजिएगा तो आएगा 0.05, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल, कहता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। दोस्तों मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी है, यानी कि वृक्क है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे में होता है, कहता है कि उसमें कच्चे पदार्थ में किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए पेड़ पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। देखिए उसके बाद सी में जल का भी जरूरत होता है और डी क्लोरोफिल, इसका भी जरूरत होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो किसका जरूरत नहीं होता है, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। दोस्तों शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है, तो वेना केव है। कौन है, वेना केव है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अधिकतर पादप नियंत्रक है वो उत्पन्न होते हैं तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर ही, उसके बाद बी है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर ही, उसके बाद सी है फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए जो नियंत्रक उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है, बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी उत्पन्न होता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी उत्पन्न होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल बहुत आसान है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो देखिए पुष्प फूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फूल को कहा जाता है। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किस में होता है, तो फूलों में होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 16 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। दोस्तों फूल का कौन सा भाग है वो फल में बदलता है, तो अंडाशय है वो फल में बदलता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फ्लोपियन नलिकाओं में।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको आप लोग अच्छा से समझिए। देखिए कहता है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। यानी कि वर्तमान में प्राणियों के शरीर पर कुछ ऐसा संरचना है जिसका अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। यानी कि कौन वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियम था उसको पुनः खोज से संबंधित है, तो हमारा उत्तर होगा सर्मक। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया, तो हमारा आंसर होगा जॉनसन ने। किसने किया, जॉनसन ने किया। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 21वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि CFC क्या है, तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कोलीफॉर्म है। दोस्तों कोलीफॉर्म क्या है, तो कोलीफॉर्म जीवाणु है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही होगा। उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। दोस्तों चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है या कौन था। यानी कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। एक प्रश्न आपके लिए है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, और नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका आंसर आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। देखिए जो आवर्त सारणी का 18वां समूह है, यानी कि जो सबसे लास्ट में होता है, इसमें हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन ये सब गैस रहते हैं। इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, सभी निष्क्रिय तत्व यानी कि सभी निष्क्रिय गैस हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। यानी कि मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। यानी कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहेगा मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, तो हेडलाइट में अवतल और चालक के सामने उत्तल। चलिए उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यानी कि चंद्रमा पर कोई अगर अंतरिक्ष यात्री खड़ा है तो उसको आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो उसको आकाश का रंग काला प्रतीत होता है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल नहीं है और वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण जो अंतरिक्ष है वो कैसा दिखलाई पड़ता है, काला दिखलाई पड़ता है। यानी कि जब हम लोग वायुमंडल से बाहर जाकर के देखेंगे अंतरिक्ष को तो काला प्रतीत होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। चलिए देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। तो देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। यानी कि सबसे पहले ऋणात्मक उसके बाद धनात्मक। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो सबसे अधिक झुकाव होता है बैगनी रंग का। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और सबसे कम होता है किसका, तो लाल रंग का। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी का कम होता है, इसी कारण इसका झुकाव है वो अधिक होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है वो अधिक होता है, इसलिए इसका झुकाव है वो कम होता है। अब देखिए
प्रश्न ये बनता है कि स्पेक्ट्रम हम लोग किसके सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रम हम लोग प्रिज्म की सहायता से प्राप्त करते हैं। जब इसमें श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसको अगर हम लोग पट्टी पर लेंगे तो इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 29वां क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा उत्तर होगा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30वां क्वेश्चन कहता है कि एक आवेशित वस्तु ए, माने कोई आवेशित वस्तु ए है, कहता है कि दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वह वस्तु बी होगी। यानी कि देखिए कहता है कि कोई आवेशित वस्तु है ए है और दूसरा वस्तु बी है, उसको आकर्षित कर रहा है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव होगा और वो निगेटिव होगा तभी ये दोनों में आकर्षण हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो वह दोनों में क्या होगा? विकर्षित होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक आवेशित वस्तु ए है और बी को आकर्षित करता है यानी कि अपनी तरफ खींचता है, तो वस्तु बी क्या होगा? वो भी आवेशित होगा, तभी ना आकर्षण होगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये होगा। और अगर उदासीन होगा तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? आवेशित। यानी कि जब बी आवेशित होगा तभी ए के द्वारा वह आकर्षित होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 31वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको अच्छी तरह से समझिए। कहता है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो दोस्तों कहता है कि स्वतंत्र यानी कि फ्री पॉजिटिव चार्ज है वो विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो निम्न विभव क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की ओर जाता है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न न्यूमेरिकल, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए। देखिए कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 100 वाट है, यानी कि पावर दिया हुआ है 100 वाट और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, यहाँ पर W नहीं होगा, यहाँ पर V होगा। वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो पूछा गया कि विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि इसमें आपको प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए क्या होता है, जानते हैं हम लोग P बराबर क्या होता है? VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI, यानी कि सबसे पहले हम लोग करंट निकाल देंगे। और V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। अब देखिए तो R बराबर क्या होगा? R बराबर होगा V बटा I, यानी कि सबसे पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर P बराबर VI है, तो इसमें I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा P बाई V, P बाई V हो जाएगा। अब देखिए पावर कितना है? 100 वाट है। पावर यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है। तो यहाँ पर 220 लिख देते हैं। अब 1 0 से 1 0 मतलब करंट कितना आ गया? 10/22 आ गया। यानी कि देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं I बराबर कितना आ गया? 10/22 आ गया। अब देखिए R निकालना है, तो V बटा I होता है। तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना है? R बराबर लिखेंगे V का वैल्यू कितना है? तो V का वैल्यू है 220 वोल्ट। यहाँ पर लिखेंगे 220 और बटा I कितना है? 10/22, यानी कि 10 यहाँ हो जाएगा और 22 ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 22 ऊपर चल गया। अब देखिए गुना से गुना 22 गुना 22 कितना होगा? 484 होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 484 ओम। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। चलिए उसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि डायनेमो में क्या होता है। दोस्तों डायनेमो में क्या होता है? देखिए डायनेमो से पहले क्या होता है? तो डायनेमो से हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यानी कि जब उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वह हमको विद्युत ऊर्जा देता है। यानी कि डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए 35वां क्वेश्चन देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत मोटर बदलता है। दोस्तों विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि SnCl2 है। दोस्तों SnCl2 क्या है? तो SnCl2 एक अवकारक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए 38वां क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है। क्या रासायनिक अभिक्रिया? तो Fe2O3 प्लस 2Al, उसके बाद अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? तो Al2O3 और प्लस 2Fe। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एल्युमिनियम है, वो अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? यहाँ पर ही लोहे को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि यह जो अभिक्रिया हुआ कैसा हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण जमता है? तो जलांश के कारण जमता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बताइए कि एक प्रश्न आपसे है कि बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि साल्वे विधि, यानी कि सोडा हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग साल्वे विधि से बनाते हैं। तो देखिए साल्वे विधि में Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है, यानी कि जो धोवन सोडा होता है उसको हम लोग साल्वे विधि से बनाते हैं। और साल्वे विधि में हम लोग कौन कौन से पदार्थ मिला करके हम लोग सोडा बनाते हैं? तो उसमें देखिए NaCl मिलाते हैं, उसके बाद NH3 मिलाते हैं और CaCO3 मिलाते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? दोस्तों कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो हमारा उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कान, उसके बाद दिया हुआ है आंख, उसके बाद दिया हुआ है नाक और डी दिया हुआ है दिमाग। तो देखिए इसमें दिमाग है वो संवेदीग्राही नहीं है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। दोस्तों समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? दोस्तों कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। तो देखिए इसमें वंशागत कौन नहीं है? शरीर का आकार, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए 45 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है घास, गेहूं, आम। देखिए आहार श्रृंखला नहीं हुआ। उसका देखिए घास, बकरी, मानव, ये देखिए आहार श्रृंखला है। उसका देखिए बकरी, गाय, हाथी, ये आहार श्रृंखला नहीं है। उसके बाद घास, मछली, बकरी, ये भी आहार श्रृंखला नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए घास कौन खाता है? बकरी खाता है, और बकरी को कौन खा लेता है? मानव खा लेता है, यानी कि यह एक आहार श्रृंखला है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? दोस्तों कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल और इनमें से सभी। तो देखिए थर्मोकोल है वो अजैव निम्नीकरण है, और बाकी टिश्यू पेपर और केले का छिलका ये जैव निम्नीकरणीय कचरा है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, यानी कि वैश्विक ऊष्मन को इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। दोस्तों वैश्विक ऊष्मन को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होगा? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में गंगा में मछली पालना, बी है गंगा में कपड़े धोना, सी है गंगा में अधजले शव को बहाना। सब मतलब कि इसको सब किसको कहते हैं? लाश को कहते हैं, यानी कि जब आदमी मर जाता है उसको कहते हैं शव। उसका डी देखिए गंगा में रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन। तो देखिए गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं होगा? गंगा में मछली पालना। दोस्तों गंगा में अगर हम लोग मछली पालेंगे तो इसके कारण से गंगा प्रदूषण नहीं होगा।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो देखिए न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी होता है अनंत। हमारा उत्तर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए 50वां क्वेश्चन में। देखिए 50वां क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, तो किस पर बनता है, दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर बनता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों एक बात आपके लिए है कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में। आपका एग्जाम फरवरी मंथ में ही होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये कामन नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा पश्चिमाभि के द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिमाभि के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है। दोस्तों एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रो कहेगा तो 10⁻⁻6 होगा। चलिए उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो अभी बताए थे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव है वो सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत आसान है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है। देखिए अगर निकट की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है, और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। दोस्तों श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, तो वह 7 रंगों के मेल से बनता है, और जब इसको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु है। दोस्तों मानव आंख के लिए जो दूरबिंदु है वो कितना है, अनंत है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 60वां क्वेश्चन में। देखिए 60 नंबर सवाल कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कि कौन सा दृष्टि दोष है जिसका निवारण के लिए हम लोग उत्तल और अवतल दोनों लेंस को द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, और दोनों को मिला करके जरा दूरदर्शिता का निवारण किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए ये भी समझने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजन। क्या होता है, समंजन क्षमता के कारण है, जो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को समायोजित करके आंख है वो ठीक ठीक उसका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनाता है, और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है।
चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 62 नंबर सवाल कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो देखिए आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, अगर हम लोग जमीन से देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, नीला दिखलाई पड़ता है, यानी कि नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव अधिक होता है। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बैगनी रंग का झुकाव है वो सबसे अधिक होता है। चलिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश परिमाण को नियंत्रित करता है, यानी कि मानव नेत्र में जो प्रकाश जाता है उसको उसके परिमाण को नियंत्रित कौन करता है। तो हमारा उत्तर होगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 65 नंबर सवाल कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो दोस्तों अभी बताए थे कि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसके कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए 67 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो अपवर्तन है वो अधिक होता है। चलिए उसके बाद आइए 68 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यहाँ पर पूछा गया सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, इसके कारण इसका जो प्रकीर्णन है वो अधिक होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। देखिए पहले आप समझिए कि इंद्रधनुष में यहाँ पर पूछा क्या गया है कि भीतरी हिस्सा का रंग। तो देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष इस तरह से बनता है, इस तरह से बना हुआ रहता है और इसमें इस तरह से अलग अलग कलर रहता है। तो कहता है कि सबसे भीतरी कलर होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा झुकाव जो रहेगा उस वो अंदर में रहेगा, सबसे भीतर में रहेगा। तो देखिए बाहरी में होता है लाल और भीतर में क्या होता है, बैगनी होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 71 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि किसी कोयलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, यानी कि कोयलाइडी विलयन द्वारा निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है क्या, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि दूर दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। चलिए कहता है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। दोस्तों तरंगदैर्घ्य को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आइए 75 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। दोस्तों नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो परितारिका होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, परितारिका। चलिए उसके बाद आइए 76 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए उसके बाद देखें। कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो टिंडल प्रभाव है वो किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो यह करता है प्रकाश के प्रकीर्णन को। चलिए उसके बाद देखिए।
कहता है कि पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। दोस्तों जो पानी से अगर भरा बाल्टी रहेगा तो उसका पेंदा है वो कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि बाल्टी का गहराई है वो कम दिखेगा। तो इसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए उसके बाद देखिए 80 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5 सतह से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। आप लोग ईमानदारी से कमेंट कीजिए कि आपको 80 में कितना प्रश्न का उत्तर आपको सही पता था। और दोस्तों इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हाई टारगेट मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, या फिर sikketarget.com वेबसाइट पर जाकर के भी इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप लोग दूसरा सेट और पहला सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप दोनों वीडियो को देख लीजिए।